मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस बादशाह की दर्द भरी कहानी जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। वो बादशाह जिसने हिंदुस्तान के आखिरी तख्त पर बैठकर आजादी का सपना देखा, मगर किस्मत ने उसे दिल्ली के मयूर सिंहासन से उठाकर रंगून की कैद में पहुंचा दिया, जहां उसने अपने आखिरी दिन बेगानगी, तन्हाई और दर्द में गुजारे। आज हम बताएंगे कैसे अंग्रेजों ने इस बूढ़े बादशाह को गिरफ्तार किया और कैसे उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें पराई जमीन पर थम गईं। सुनिए बहादुर शाह जफर की वो दर्दनाक कहानी जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लौ को हमेशा के लिए जला दिया। और शायद अपने दर्द को बयां करते हुए जफर ने खुद कहा था, है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। सोचिए दोस्तों, एक बादशाह जिसने कभी हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उसे आखिरी ठिकाना भी पराई जमीन पर नसीब हुआ। तो आइए जानते हैं दिल्ली के शहंशाह से लेकर रंगून के कैदी तक का वो सफर जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोहियों में से किसी ने फायर नहीं किया। हॉटसन को जरूर इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसीलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास मौजूद खंडहरों में छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब द सीज ऑफ दिल्ली लिखने वाले, इस समय लंदन में रह रहे अमरपाल सिंह बताते हैं, हॉटसन ने मकबरे के मुख्य द्वार से महारानी जीनत महल से मिलने और बादशाह को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करने के लिए अपने 2 नुमाइंदों मौलवी रज्जब अली और मिर्जा इलाही बख्श को भेजा। बादशाह जफर अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटों तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉटसन यहां तक सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदों की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है, लेकिन तभी हॉटसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफर सिर्फ हॉटसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब जब हॉटसन खुद जनरल आर्चडेल विल्सन द्वारा दिए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे कि उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। अंग्रेजी खेमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर शाह जफर को उनकी जिंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ थे कि विद्रोही चाहे कितने ही बड़े या छोटे हों, अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हों तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह ने किले के अंदर अपने महल में ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले से कुछ 100 गज दूर विद्रोही ठिकाने पर कब्जा कर लिया है, और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम संख्या में सैनिक हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमले के साथ महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोहियों को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे थे, लेकिन वो बादशाह की जिंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसकी क्या वजह थी? तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर शाह बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाम मात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल जरूर हो गए थे, लेकिन उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों में लड़ाई अब भी जारी थी और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोहियों की भावनाएं भड़क सकती हैं। इसलिए विल्सन इस बात पर राजी हो गए कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। विलियम हॉटसन ने अपनी किताब 12 Years of the Soldier's Life in India में एक प्रत्यक्षदर्शी ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा, मकबरे से बाहर आने वालों में सबसे आगे थी महारानी जीनत महल। उसके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जाही जफर चल रहे थे। हॉटसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफर ने उनसे पूछा, क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉटसन ने जवाब दिया कि जी हां, सरकार को आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। तब बुजुर्ग बादशाह ने अपने हथियार हॉटसन को सौंपे, जिसे उसने अपने अर्दली को थमा दिया। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया और HM एक्सठवे के 50 जवानों को उनकी निगरानी के लिए चुना गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिफिथ उन अफसरों में थे जिन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब द नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि
एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था सिवाय उनकी सफेद दाढ़ी के, जो उनके कमरबंद तक पहुंच रही थी। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े की एक पगड़ी उनके सिर पर थी। उनके पीछे उनके 2 सेवक मोर के पंखों से बनाए गए पंखे से उन पर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। उनसे 3 फीट की दूरी पर एक दूसरी पलंग पर एक अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों ओर संगीन लिए 2 अंग्रेज सैनिक खड़े हुए थे। अफसर को निर्देश थे कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती है तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा दे। उधर बादशाह को पकड़े जाने के एक दिन बाद 22 सितंबर तक जनरल आर्चडेल विल्सन ये तय नहीं कर पाए थे कि उस समय तक जीवित शहजादों का क्या किया जाए जो अभी भी हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। कैप्टन हॉडसन का मानना था कि इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करें, उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। इन शहजादों में शामिल थे विद्रोही सेना के प्रमुख मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा अबू बकर। जनरल विल्सन की सहमति से हॉडसन ने 100 सैनिकों का एक गिरफ्तारी दल बनाया जिसमें उनकी मदद कर रहे थे लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल। ये पूरा दल घोड़ों पर धीरे धीरे चलते हुए हुमायूं के मकबरे के लिए रवाना हुआ। हॉडसन ने अपने साथ शाही परिवार के एक सदस्य और बादशाह के भतीजे को ले जाने की एहतियात बरती थी। उससे वादा किया गया था कि अगर वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करे और शहजादों को हथियार डालने के लिए राजी करवा ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। उसको शहजादों को पहचानने का काम भी दिया गया था क्योंकि हॉडसन खुद किसी शहजादे को पहचानते नहीं थे। हॉडसन मकबरे से आधा मील पहले ही रुक गए। उन्होंने बादशाह के भतीजे और अपने मुख्य खुफिया अधिकारी रजब अली को इस संदेश के साथ शहजादों के पास भेजा कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दें, वरना परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें। हॉडसन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके नुमाइंदों को शहजादों को हथियार डालने के लिए मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आधे घंटे बाद शहजादों ने हॉडसन को संदेश भेजकर पूछा कि क्या वो उन्हें न मारने का वादा करते हैं। हॉडसन ने इस तरह का कोई वादा करने से इनकार कर दिया और उनके बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की बात दोहराई। इसके बाद हॉडसन ने शहजादों को उन तक लाने के लिए 10 सैनिकों का एक दल भेजा। बाद में लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल ने लिखा, थोड़ी देर बाद तीनों शहजादे बैलों द्वारा खींचे जा रहे एक छोटे रथ पर सवार होकर बाहर आए। उनके दोनों तरफ 5 सैनिक चल रहे थे। उनके ठीक पीछे 2 से 3 हजार लोगों का हुजूम था। उन्हें देखते ही मैं और हॉडसन अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर उनसे मिलने अपने घोड़ों पर आगे बढ़े। उन्होंने हॉडसन के सामने सिर झुकाया। हॉडसन ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया और रथ चालकों से कहा कि वो आगे बढ़ते चले आए। उनके पीछे भीड़ ने भी आने की कोशिश की, लेकिन हॉडसन ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। मैंने अपने सैनिकों की तरफ इशारा किया और क्षण भर में उन्होंने भीड़ और रथ के बीच पोजीशन ले ली। शहजादों के साथ उनके हथियार और बादशाह के हाथी, घोड़े और वाहन भी बाहर लाए गए जो पिछले दिन बाहर नहीं आ पाए थे। शहजादों ने एक बार फिर पूछा कि क्या उन्हें जीवन दान दिया जा रहा है। हॉडसन लिखते हैं, मैंने इसका जवाब दिया बिल्कुल नहीं, और उन्हें अपने सैनिकों की निगरानी में शहर की तरफ रवाना कर दिया। मैंने सोचा कि जब शहजादों ने आत्मसमर्पण कर ही दिया है तो क्यों न मकबरे की तलाशी ली जाए। वहां हमें छिपाई गई करीब 500 तलवारें मिली। इसके अलावा वहां कई बंदूकें, घोड़े, बैल और रथ भी थे। मैकडॉवेल ने कहा कि उनका वहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। फिर भी हम वहां करीब 2 घंटे रुके। इस बीच मैं लगातार सिगरेट पीता रहा ताकि उन लोगों को आभास मिले कि मैं जरा भी परेशान नहीं हूं। थोड़ी देर में हॉडसन और मैकडॉवेल अपने उन सैनिकों से जा मिले जो शहजादों को अपनी निगरानी में शहर की तरफ ले जा रहे थे। बाद में हॉडसन और मैकडॉवेल दोनों ने लिखा कि जब वो शहर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें खतरा महसूस हुआ। अमरपाल सिंह कहते हैं, जब वो दिल्ली से 5 मील दूर थे, हॉडसन ने मैकडॉवेल से पूछा, इन शहजादों का क्या किया जाए। मैकडॉवेल ने जवाब दिया, मैं समझता हूं आज शाम हमें उन्हें यहीं मार देना चाहिए। हॉडसन ने उन रथों को वहीं रोकने का आदेश दिया। हॉडसन ने उन तीनों शहजादों को रथ से उतरने और अपने बाहरी कपड़े उतारने के लिए कहा। कपड़े उतारने के बाद उन्हें फिर से रथ पर चढ़ा दिया गया। उनसे उनके जेवर, अंगूठियां, बाजूबंद और रत्नों से जड़ी तलवारें भी ले ली गईं। हॉडसन ने रथ के दोनों तरफ 5-5 सैनिक तैनात कर दिए। तभी हॉडसन अपने घोड़े से उतरे और अपनी कोल्ट रिवॉल्वर से हर शहजादे को 2-2 गोलियां मारी। उन सब की वहीं मौत हो गई। जब शहजादों से रथ से नीचे उतरने के लिए कहा गया तो वो बहुत आत्मविश्वास के साथ नीचे उतरे थे।
उन्हें यह गुमान था कि हॉडसन सिर्फ अपने बल पर उन्हें मारने की जरूरत नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें जनरल विल्सन से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने अपने कपड़े भी ये सोचते हुए उतारे कि शायद अंग्रेज दिल्ली की सड़कों पर बिना कपड़ों के घुमाकर उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद बादशाह के एक किन्नर और एक दूसरे शख्स ने, जिस पर कई लोगों की हत्या का आरोप था, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैकडोवेल और उनके घुड़सवारों ने उनका पीछा कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बाद में मैकडोवेल ने लिखा, तब तक 4 बज चुके थे। हॉडसन इन शहजादों के शवों को रथ में रखे हुए शहर में घुसे। उन्हें एक सार्वजनिक जगह पर ले जाकर एक चबूतरे पर लिटा दिया गया ताकि आम लोग उनका हश्र देख सकें। उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ कुछ चीथड़ों से उनके गुप्तांगों को छिपा दिया गया था। उनके शव वहां पर 24 सितंबर तक पड़े रहे। 4 महीने पहले इसी जगह पर उन्होंने हमारी महिलाओं की हत्या की थी। बाद में हॉडसन ने अपने भाई को पत्र लिखकर बताया, मैंने भीड़ से कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी मजबूर महिलाओं और बच्चों की हत्या की थी। सरकार ने उन्हें उनके काम की सजा दी है। मैंने खुद एक के बाद एक उनको गोली मारी और आदेश दिया कि उनके शवों को चांदनी चौक में कोतवाली के सामने के चबूतरे पर फेंक दिया जाए। मैं निर्दयी नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे इन लोगों को जान से मारने में बहुत आनंद आया। बाद में रेवरेंड जॉन रॉटेन ने अपनी किताब द चैपलिन्स नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, सबसे बड़े शहजादे की कदकाठी काफी मजबूत थी, दूसरा उससे उम्र में कुछ ही छोटा था, तीसरे शहजादे की उम्र 20 साल से अधिक नहीं रही होगी। कोक राइफल के एक गार्ड को उनके शवों की निगरानी के लिए लगाया गया था। उनके शव कोतवाली के बाहर 3 दिनों तक पड़े रहे। फिर उन्हें बहुत असम्मानजनक तरीके से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शायद इसका कारण बदला रहा हो, क्योंकि 3 महीने पहले विद्रोहियों ने अंग्रेजों के शवों को भी उसी जगह पर इन्हीं हालात में रखा था ताकि दिल्ली के लोग उन्हें देख सकें। 27 सितंबर को ब्रिगेडियर शॉवर्स को दलबल के साथ बाकी जिंदा बचे शहजादों को पकड़ने के लिए भेजा गया। उस दिन शॉवर्स ने 3 और शहजादों मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेंडू और मिर्जा जवान बख्त को हिरासत में लिया। अक्टूबर के शुरू में बादशाह के 2 और बेटों को पकड़कर गोली से उड़ा दिया गया। उन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व किया था और उन पर अंग्रेजों का कत्लेआम करने के आरोप थे। इस बीच एक अजीब सी घटना हुई। जब इन शहजादों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मारी जा रही थी, तो 60 राइफल के जवानों और कुछ गोरखा सैनिकों की चलाई गई गोलियां इन शहजादों को या तो लगी नहीं या सिर्फ उन्हें घायल भर कर पाई। लेकिन इसके बाद एक प्रोवोस्ट सार्जेंट ने इन शहजादों के सिर में गोली मारकर उनकी प्राणलीला समाप्त कर दी। लेकिन कर्नल ई एल ओमनी ने अपनी डायरी में लिखा कि गोरखा सैनिकों ने जानबूझकर शहजादों के शरीर के निचले हिस्से में गोली चलाई ताकि उन्हें और तकलीफ हो और वो दर्दनाक मौत मरे। उस समय उन्हें गंदे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मौत का सामना बहादुरी से किया। लेकिन बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्जा अब्दुल्ला और मिर्जा क्वैश अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हो गए। दिल्ली की मौखिक कहानियों को, जिन्हें उर्दू लेखक अर्श तैमूरी ने 20वीं सदी के आरंभ में अपनी किताब किला ए मुअल्ला की झलकियों में रिकॉर्ड किया था, तो में बताया गया था कि दोनों मुगल शहजादों को एक सिख रिसालदार की देखरेख में हुमायूं के मकबरे में रखा गया था। उस रिसालदार को इन शहजादों पर रहम आ गया। उसने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने जवाब दिया कि साहिब ने हमें वहां खड़े होने के लिए कहा है। उस सिख ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी जिंदगी पर रहम खाओ, जब वो अंग्रेज लौटेगा तो तुम्हें पक्का मार डालेगा। तुम जिस दिशा में भाग सकते हो भागो और सांस लेने के लिए भी न रुको। ये कहकर उस रिसालदार ने अपनी पीठ उनकी तरफ कर ली। दोनों शहजादे अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। बाद में मीर क्वैश किसी तरह फकीर के भेष में उदयपुर पहुंचने में सफल हो गए, जहां के महाराजा ने उन्हें संरक्षण देते हुए 2 रुपए रोज के वेतन पर अपने यहाँ रख लिया। हॉडसन ने क्वैश को ढूंढने में एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी। बहादुर शाह जफर का दूसरा बेटा अब्दुल्ला भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा और उसने अत्यंत गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी टोंक रियासत में बिताई। बहादुर शाह के बाकी बेटों को या तो फांसी दे दी गई या काला पानी में लंबी सजा काटने के लिए भेज दिया गया। कुछ शहजादों को आगरा, कानपुर और इलाहाबाद की जेलों में बहुत कठिन परिस्थितियों में रखा गया, जहां 2 वर्ष के भीतर ही इनमें से अधिकतर की मौत हो गई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को न मारने के अपने वादे को पूरा किया। उन्हें दिल्ली से बहुत दूर बर्मा भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 की सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं खाली, ये जगह है बहादुर शाह जफर की कब्र की, जहां बहादुर शाह जफर
चाहते थे दफन होना, लेकिन उनके लिए ये जगह नसीब नहीं हो पाई। तो आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं नवाबों के शहर रामपुर में। दोस्तों, हम नवाबों के शहर की रामपुर की आपको आज लाइब्रेरी दिखाते हैं और उसकी खूबसूरती से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए आप मेरे साथ ये देखिए दोस्तों, ये रजा लाइब्रेरी है और इसकी खूबसूरत गोल गुम्बद देखिए कितनी बेहतरीन और प्यारी है। इसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। दोस्तों, ये तकरीबन 200 साल पुरानी लाइब्रेरी है, यह तकरीबन 250 साल पुरानी है। आप इसकी गुम्बद देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी और इसकी आप गोलाई देख सकते हैं ऊपर वाली मीनार की। दोस्तों, कितने बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी। ये देखें, इस पे आज भी कलश लगे हुए हैं जो सोने के घोल के किए हुए हैं, हालांकि ये पीतल के हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी मीनारें देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन और खूबसूरत हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर्यटक हमेशा आते रहते हैं और ये देखते रहते हैं। ये देखें दोस्तों, इसका ये मेन गेट है और ये चारों दिशाओं से एक सी ही नज़र आती है। ये देखें दोस्तों,